हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 87। जिसने 86 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 243, 12, 356 या फिर 360? तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 243। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है? तो उच्च न्यायालय, संघीय सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या फिर ग्राम सभा? तो पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है वह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा हो जाएगा। तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, जिसमें पहला है जिला स्तर पर, दूसरा है खंड या ब्लॉक स्तर पर, तथा तीसरे में जो आता है वह आता है ग्राम स्तर पर। तो ग्राम सभा पंचायत की ये सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है। अच्छा, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर इसमें प्रधान तथा गांव के पंचों का चुनाव करती है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर विधायिका होती है। इसकी बैठक में गांव के सभी वयस्क नागरिक भाग लेते हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक प्रधान के नेतृत्व में अवश्य होनी चाहिए। इस बैठक में गांव के विकास से संबंधित योजनाएं भी पास की जाती हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा या फिर जिला न्यायाधीश द्वारा? तो किसके द्वारा? इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 के तहत रखा गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार ये राज्यों को है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य करता है? तो राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? ये करता है राज्य चुनाव आयोग। कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग करेगा। तो अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत प्रावधान है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी? तो केवल शेष बचे हुए समय के लिए, पूरे 5 साल के लिए, जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा? किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित
पंचायत कार्य करेगी, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल शेष बचे हुए समय के लिए, केवल शेष बचे हुए समय के लिए। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है, दल बदल संबंधी प्रावधान से, भारतीय भाषाओं से, पंचायती राज से, या फिर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची का संबंध है वह किससे है, ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध ये पंचायती राज से है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायती राज्य सूची का विषय है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें दिया गया है दल बदल संबंधी प्रावधान, ये किस अनुसूची में दिया गया है, ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। भारतीय भाषाओं से, भाषा किस अनुसूची में है, तो ये 8वीं अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये किस में है, तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और पंचायती राज ये किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये दिया गया है 11वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान का 11वीं परिशिष्ट संबंधित है तो पंचायत से है, अनुसूचित जनजातियों से है, भारत के राज्यों के नाम से है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 37 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंचायत से। किससे है, पंचायत से। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे से योजना बनाना हिस्सा है तो दबाव समूह के स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का, तृणमूल लोकतंत्र का, उच्च स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीचे से योजना बनाना हिस्सा है, ये किसका है, ये है ऑप्शन नंबर बी, तृणमूल लोकतंत्र का। किसका है, तृणमूल लोकतंत्र का। तो निचले स्तर से योजना का निर्माण करना ये तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। तृणमूल लोकतंत्र यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। ठीक है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है, लोकतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र। स्थानीय स्वशासन ये लोकतंत्र का आधार है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है तो नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर, या फिर चुना हुआ आयुक्त। तो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, चुना हुआ मेयर। कौन होता है, चुना हुआ मेयर। तो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख चुना हुआ मेयर होता है। नगर का मेयर है ना, तो नगर का ये क्या है, प्रथम नागरिक होता है। नगर का मेयर ये क्या होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है तथा कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, परंतु वह कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता, संपत्ति, वाहन, बिक्री, या फिर मनोरंजन। तो निम्नलिखित में से किस पर कर यानी कि टैक्स लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, बिक्री पर। किस पर, बिक्री पर। तो नगर निगम की आय के स्रोत हैं कौन कौन से हैं, जल कर है यानी कि वाटर टैक्स है, गृह कर है, हाउस टैक्स है, बाजार कर है, मनोरंजन कर है, वाहन कर है, ठीक है, तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान। लेकिन जो बिक्री कर है ये राज्य सूची का विषय है। किसका है, बिक्री कर किसका है, राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची। तो बिक्री कर ये राज्य द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है।
तो आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त या फिर स्थायी समिति। तो निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विकास अधिकारी। तो विकास अधिकारी ये निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है। आम परिषद, नगर पालिका आयुक्त तथा स्थायी समिति ये निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? तो ग्राम, प्रखंड, जिला या फिर क्षेत्र। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रखंड। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति तथा जिला परिषद आते हैं, जबकि जो प्रखंड है यह इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष बाद। तो इसमें 44 का बताइए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष बाद। कितने? 2 वर्ष बाद। तो निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए। तो ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषकों को वित्त देना या फिर कृषि उत्पादन। तो जो ग्राम पंचायत होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कृषकों को वित्त देना। तो संविधान का अनुच्छेद 243(6) संविधान के अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्ति, प्राधिकारों तथा उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान करता है। 11वीं अनुसूची में ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषि उत्पादन आदि हेतु ग्राम पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया है। लेकिन जो कृषकों को वित्त देना ये इस अनुसूची में वर्णित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है या फिर जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है? तो जो ग्राम पंचायत है वह अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या है इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। पंचायत राज सम्मिलित हैं संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में? तो पंचायत राज सम्मिलित हैं किसमें है? ये है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में। तो पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 के तहत रखा गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही प्राप्त है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकारिया आयोग या फिर ML सिंघवी समिति?
तो किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, एम.एल. सिंघवी समिति। तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एम.एल. सिंघवी समिति जो हुई थी 1986 द्वारा की गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। तो के संथानम समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का या फिर संविधान प्रारूप समिति का। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था, ये किसका था? ये था ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति का। किसका था? अशोक मेहता समिति का। तो इसमें जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, अशोक मेहता समिति। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। छावनी वोट के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो बताइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है, या फिर ये एक वैधानिक संस्था है। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, इसको एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, ये इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। इसमें क्या पूछा था? क्या सही नहीं है, छावनी बोर्ड के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? तो राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार की, नगर निगम की या फिर सरकारी उद्योग की। तो मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? तो 51 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, नगर निगम की। किसकी? नगर निगम की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या है? तो 18 है, 15 है, 19 है या फिर 20 है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें 18। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 ब में उल्लिखित नगरीय निकायों को निर्दिष्ट विषयों की संख्या 18 है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, 41 या फिर 42। तो किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। तो संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। पंचायत समिति के सदस्यों को खंड विकास अधिकारी मनोनीत करते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्यों को इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। कौन करती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। इसमें जो सही है 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग।
राज्य वित्त आयोग। ठीक है, इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।